नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शिक्षक नेता कृष्ण कुमार नवरंग। शिक्षकों के जब भी संघर्ष की बात आती है तो छत्तीसगढ़ की शिक्षकों की सियासत में छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए योगदान में कृष्ण कुमार नवरंग का नाम आता ही है। कृष्ण कुमार नवरंग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1998 बैच के हैं। एक लंबा वक्त इन्होंने संघर्ष में बिताया है। 2018 के बाद इनका संविलियन हुआ है। व्याख्याता वर्ग से आते हैं और सभी की बात करते हैं। विशेषकर ये जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय की बात प्रदेश स्तर पर करते हैं। इनका संगठन बस्तर में बहुत अधिक प्रभावकारी है। मुंगेली जिले से आते हैं और अब ये नवरंग गुरु जी के नाम से प्रदेश में फेमस हो गए हैं। तो आइए हम कृष्ण कुमार नवरंग यानी नवरंग गुरु जी से चर्चा करते। शिक्षक, एक आम शिक्षक से लेकर अब तक के सफ़र में वो कहाँ हैं और इनकी आगे की मंजिल कहाँ जाएगी। सर, आपका स्वागत है सीजीवाल में। धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप शिक्षक कैसे बने और कब कैसे इस पेशे में आए। मूलतः मैं मुंगेली जिला का निवासी हूँ और अविभाजित बिलासपुर ज़िला में रह करके मेरी पूरी पढ़ाई एमएससी सीएमडी कॉलेज से हुई है। मूल रूप से बीआर साहब मुंगेली और मुंगेली के ही प्राथमिक शाला में मैंने अध्यापन कार्य किया है। शिक्षकी जॉब एक परिस्थिति वश जॉब में आया हूँ। मूल रूप से मेरा प्रशासनिक अधिकारी बनने का उद्देश्य था। उसी के आधार पर मैंने पूरे जीवन में अपनी तैयारी भी किया, लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि मुझे शिक्षक बना और आज जो शिक्षक की स्थिति में मैंने जो समाज के लिए काम किया, अपने अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संविद्र के लिए काम कर रहा हूँ, उससे मुझे गर्व महसूस होता है और मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। खास करके जो एक समाज से या पिता से, माता से, बच्चों से, जो प्राथमिक शाला से लेकर के हायर सेकेंडरी शाला तक के जो विद्यार्थी हैं उनसे मुलाकात होना और उनके अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ाना, यही उद्देश्य से मैं सफल हुआ हूं। और आज मुझे गर्व होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज शिक्षक और कई अच्छे पदों पर कार्यरत है। इन्हीं सेवा भाव से मैं संतुष्ट हो करके, चूँकि ये समाज का काम है और समाज हित में संगठन के तहत अपने वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी के लिए काम करना या उनके सेवा शर्त के लिए काम करना, उनकी कर्मचारी हित के लिए काम करना, उनका सेवा शर्तों में काम करना, इस पर हमने मिल करके 2002 से मैं राजनीतिक कर्मचारी नेता के रूप में काम करना शुरू किया। और सर, एक मिनट पहले बात करता हूँ। आप सर सेवा में कब से आ रहे, आपकी शुरुआती तनख्वाह कितनी थी? मैं 1995 में शिक्षा कर्मी वर्ग 1 के पद पर, जीव विज्ञान के पद पर मेरी नियुक्ति शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कोतरी विकासखंड लोरमी में पदस्थ हुआ। 1997 में जब शासन ने उसको एक नियमित सेवा के रूप में भर्ती किया तो व्याख्याता पद के विरुद्ध मेरी पोस्टिंग शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला फास्टरपुर विकासखंड मुंगेली में पदस्थ हुआ और तब से लेकर के मैं अभी 2008 तक के मैं फास्टरपुर में रहा। उसके बाद 2008 से लेकर के अभी वर्तमान तक मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कोदवा बानी विकासखंड मुंगेली में पदस्थ हूँ। सर, आप लोग तो बहुत गरीबी के दिन देखे होंगे, बिल्कुल एकदम। हालांकि व्याख्याता थे तो आप लोग की तनख्वाह ज़्यादा थी, तो शुरुआती तनख्वाह से संविलियन तक का सफ़र में घर परिवार पर क्या गुजरी? कभी मन लगा नहीं कि शिक्षक बन छोड़ दे, क्योंकि अब तो नियमित भर्तियाँ हो रही है, शिक्षाकर्मी लगभग समाप्त हो गए हैं। वास्तव में हमने 1000 रुपया प्रति माह के दर से सेवा में आया और संविलियन शिक्षा विभाग के बजाय पंचायत विभाग में जब एक नियमित भर्ती हुई तो 3384 रुपया मूल पेमेंट हुआ 1998 में। तब से लेकर के जो शिक्षा कर्मियों का जो सफ़र था वो सफ़र बहुत कष्टदायी रहा, लेकिन उस कष्टदायी में जो सम्मान जो मिलता था वो सभी कष्ट को हम समाज की जो सम्मान मिलता था या बच्चों के बीच में जो नए प्रतिभा का जो सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलता था, जो मार्गदर्शन की भूमिका में हमने निभाया और इसी वेतनमान सेवा शर्त के संघर्ष के कारण एक हमको नेतृत्व करने का अवसर मिला
और उसी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप मैं 2002 में छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संघ के बाद 2008 में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षाकर्मी संघ के नाम से प्रदेश अध्यक्ष का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वर्तमान में ये दौर एक लंबी लड़ाई के तहत हम वेतनमान और पदोन्नति सहित कई बाधाओं को दूर किया और आज अपने कर्मचारी या अपने शिक्षकों को 2018 में जो संविलियन दिया, उस संविलियन से आज अपने वर्गों के बीच में हमने एक प्रदेश में सामान्य रूप से जो शिक्षाकर्मी के रूप में जो धब्बा लगा था, उसको मिटाने में हमारा संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रथा को समाप्त हुआ और आज हर शिक्षक एक सम्मानजनक वेतन के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। आंदोलन कौन कौन सा किए थे सर आप लोग? मूल रूप से वेतन के लिए 2008 में हमारा सर्वप्रथम जो 2003 में एक बड़ा आंदोलन हुआ, उस समय मैं मुंगेली के ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करता था। सामान्य तौर पर उस समय जो वेतन वृद्धि की जो बात हुई थी, उसी वेतन से हमको एक सम्मानजनक वेतन मिलने का शुरुआत हुआ। 2008 में फिर आंदोलन हुआ। 2011 में हमने ऐतिहासिक आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ के एशिया का उस समय ऐसा शेड्यूल था कि एशिया का सबसे बड़ा आंदोलन वो हमने 2011 में किया, जिसमें एक ही रात में 11 आदेश का पालन हुआ, जिसमें हमें पुरानी पेंशन के तहत क्रमोन्नत वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, ऐसे कई आदेश जारी हुआ, जिसमें मैं अपने सहयोगियों के साथ मेरी आंदोलन की वो प्रदेश स्तरीय आंदोलन की पहली आगाज़ थी और उसी आगाज़ में हम 11 आदेश निकलवाने में सफल हुए। तब से लेकर के अब तक का सफ़र जो है एक सम्मानजनक सफ़र है और वर्तमान में जो आरक्षित वर्ग है, ख़ास करके उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ साथ जो वर्तमान में जो 10% आरक्षण के साथ जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं मुख्य रूप से, चूँकि मेरी जो आस्था है या मेरा जो वैसे भी लोग बोलते हैं कि आप जो है खाली इसी वर्ग के लिए लड़ते हैं। ये आरोप जो लगाने वाले हैं वो निश्चित तौर पे लगाते हैं और उनका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन मैं जिस आस्था और जिस विश्वास के तहत भारतीय लोकतंत्र में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारतीय संविधान ने जो आवाज़ उठाई है, जो उसमें उल्लेख किया है, मैं उसी के लिए सबके हित में काम करता हूं और जातिवादी व्यवस्था का आरोप से मैं सहमत नहीं हूं। चूँकि एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संवैधानिक अधिकारों के लिए, शासन की बनाई हुए नियमों के लिए और शासन के अधिकारों की लड़ाई को संघर्ष के साथ अगर मैं हासिल कर पाया तो मुझे ऐसे काम करने में गर्व महसूस होता है। सर, आपका संगठन लेकिन खाली शिक्षकों तक सीमित नहीं है। आपके संगठन में बहुत से अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, बाबू भी हैं, रीडर भी हैं, दूसरे विभागों के लोग भी हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मूलतः गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से लेकर के IAS अफसरों तक के काम में काम करता है और हमारा संगठन चूँकि शिक्षक हित में काम किया, ये सही बात है कि हम शिक्षकों को संविलियन सहित उच्च वेतनमान दिलाने में सफल रहे, लेकिन हमारा संगठन इसी में सीमित नहीं है। हमने अभी गृह विभाग में जो पदोन्नति की प्रक्रिया है, एग्रीकल्चर में पदोन्नति की प्रक्रिया है, स्वास्थ्य विभाग में जो वेतनमान की विसंगतियां है, आंगनबाड़ी के जो विसंगति थी वेतनमान में, सफाई कर्मचारी के वेतन में जो विसंगति थी, इसको सरकार तक पहुंचाने में सफल हुए और उनके आंदोलन को, उनके आवाज़ को हम सफलतापूर्वक, चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में आज भी आरक्षित वर्ग का एकमात्र संगठन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन है जो उनके अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। सर, आप हमेशा देखा हूँ कि काम कर देते हो, नाम के लिए पीछे नहीं भागते हो। आखिर ऐसा फंडा क्या है इसके पीछे? फंडा यही है कि हम काम करने पर विश्वास करते हैं। हमारा संगठन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन काम पर विश्वास करता है और काम के साथ सम्मान, लोगों की जो फ़ोन या अन्य माध्यम से जो हमको सम्मान मिलता है, उसी को अपना धर्म मान लेते हैं और उसी से खुश आ जाते हैं। हमारा काम प्रचार प्रसार करना नहीं है, हमारा काम है लोगों को विश्वास अर्जित करना, लोगों का अधिकार और सम्मान की रक्षा के साथ उनको आदेश के साथ उनका सम्मान दिलाना ही उद्देश्य है। और निश्चित तौर पे जो आप के करीब जो जिस तरह से मैंने जो सम्मान के साथ आज आदेश जो भी करवाता हूं, तो मुझे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, ना मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता हूं। प्रोपेगेंडा नहीं करते? प्रोपेगेंडा नहीं करता, काम करता हूं। आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझे इस तरह मेरी बातों को आगे पहुंचा देते हैं, तो इसी से मेरा सम्मान में वृद्धि हो जाती है। सर, अब शिक्षक से लेकर यहाँ तक आप सफ़र में आ गए हैं और चुनावी साल चल रहा है,
मैं अक्सर इन लोगों से सवाल पूछता ही हूँ कि क्या कृष्ण कुमार नवरंग राजनीति में आएंगे? ये तो जनता की आवाज़ है। जनता अगर चाहेगी तो निश्चित तौर पे ये कार्य करने के लिए मैं विचार करूंगा। चूँकि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि बचपन से तैयार हुआ है, शिक्षकी गुण के साथ साथ विद्यार्थी जीवन में भी मैं एक राजनीतिक दल से हमेशा जुड़ा रहा और उसके कारण मुझे मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई, निलंबन जैसे कार्रवाई भी हुई। तो मैं ऐसे चीज़ों पर भरोसा तो करता हूँ, बिना कि हर व्यक्ति की निष्ठा एक राजनीतिक दल के साथ होती है, तो मेरी भी निष्ठा एक राजनीतिक दल के साथ जुड़ी हुई है। अगर लोगों का विश्वास भरोसा कायम हुआ तो इस बारे में निश्चित तौर पे आपके माध्यम से मैं संदेश दूंगा कि मैं उस कार्य को फिर उसके बारे में आगे सोचूंगा और अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये कार्य को करने में पीछे नहीं हटूंगा। सर, जैसे कि मालूम है कि अभी ये चुनावी साल चल रहा है और इसमें कई लोगों की मांगे भी लंबित है। एज अ यूनियन लीडर, शिक्षकों की, कर्मचारियों की बहुत सी मांगे हैं, आप लोग की भी बहुत सी मांगे हैं। इन 15 सालों में आपको कौन सी मांगे पूरी हुई या जो मांगे मिली से संविलियन हुआ? और इस सरकार के कार्यकाल में जो आपकी मांगे हैं, कई कर्मचारियों की मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे हैं, दोनों में आप अंतर कैसा देखते हो आप? निश्चित तौर पे जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने शिक्षा कर्मियों से वादा किया था 2003 में कि 1 घंटे के भीतर शिक्षा कर्मियों का संविलियन की सौगात देंगे करके जो घोषणा किया था, घोषणा पत्र में शामिल किया था, परंतु इस काम के लिए, संविलियन के लिए जिस तरह सरकार 15 साल झुलाया या 15 साल लटकाने के बाद संविलियन किया, उससे आम शिक्षाकर्मी बहुत पीड़ित हुए। निश्चित तौर पे जो वर्तमान सरकार है, अभी संविलियन के साथ साथ संपूर्ण संविलियन जो शिक्षाकर्मियों का किया है, ये संविलियन निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली, ये वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ जो 20 साल से लंबित जो पदोन्नति की प्रक्रिया थी, उसको सरकार ने पदोन्नति की प्रक्रिया की शुरुआत करी और पदोन्नति हज़ारों कर्मचारियों को दिया। लेकिन मैं एक पीड़ित वर्ग की आवाज़ उठाने के उद्देश्य से कहूँगा कि अगर ये पदोन्नति अगर आरक्षण के साथ हो जाता तो निश्चित तौर पे जो पिछड़े जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो SC ST OBC के वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी था, उनको भी बराबर की भागीदारी, सम्मान मिलता। परंतु जो भी हुआ, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर गिनी जाए तो संपूर्ण शिक्षा कर्मियों का संपूर्ण संविलियन, पुरानी पेंशन की बहाली और अभी वर्तमान में जो पदोन्नति की कार्यवाही हो रही है, वो निश्चित तौर पे एक कर्मचारी के लिए सरकार ने खुशी का माहौल किया है। बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया है, आंगनबाड़ी की वृद्धि कर दिया है, मितानियों के मानदेय में वृद्धि कर दिया है, सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि कर दिया है। तो ये निश्चित तौर पे एक सरकार की सबसे बड़ी 5 साल की उपलब्धि है, जिसको हम कर्मचारी संगठन के रहते हुए गैर राजनीतिक रूप से अगर कहें तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है आम कर्मचारियों के लिए और शिक्षा कर्मियों के लिए। मतलब रमन सरकार चाहती तो 2013 में ही संविलियन कर देती, लेकिन जब लगा कि ये सत्ता जा रही है, ये जाने वाली है, तब इन्होंने संविलियन किया, क्योंकि तो कहते भी थे कि संविलियन असंभव है करके। ये तो 2003 में उनको एक अच्छा अवसर मिला था, 2008 में भी एक अच्छा अवसर मिला था, 2011 में भी अच्छा अवसर मिला था, 2013 में भी अच्छा अवसर मिला था। लेकिन उनको लगा कि अब हमारी सरकार 15 साल से आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो उन्होंने फिर संविलियन की कार्यवाही किया। लेकिन संविलियन में जो वरिष्ठता का, जो सहायक शिक्षक की वरिष्ठता या स्थानांतरित जो कर्मचारी थे उनकी जो वरिष्ठता है, और सहायक शिक्षक की जो वेतन विसंगति की जो कमियाँ था, उसको रमन सरकार करने में असफल रहा। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज ये वर्ग, दोनों वर्ग बहुत पीड़ित हैं। लेकिन सरकार की जो की हुई अभी उपलब्धि है, उससे आम शिक्षक और कर्मचारी अधिकारी सभी खुश हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पे जो लंबित महंगाई भत्ता है उसको भी वो प्रदान करेगा। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के लिए रमन सरकार जवाबदार है? निश्चित तौर पे जवाबदार है, क्योंकि उन्होंने ही एक नया वेतनमान 2013 में 6वें वेतनमान के नाम से जो वेतनमान प्रसारित किया, तो उसको निश्चित तौर पे जो 9300 बेसिक के आधार पर अगर फिक्स किया रहता तो आज सहायक शिक्षक भी एक सम्मानजनक स्थिति में रहते और ये आक्रोश नहीं पनपता। चूँकि आज सहायक शिक्षक अभी भी पीड़ित है, चूँकि
जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो पदोन्नति के लिए जो सेवा शर्त है वो अत्यधिक जटिल है और उस जटिलता के कारण सहायक शिक्षक की पदोन्नति जो हिंदी है, संस्कृत है या अंग्रेजी है, ऐसे पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही नहीं होने के कारण एक बड़ा वर्ग, साथ ही साथ स्थानांतरण से जो आए शिक्षक जो 1998 वाले हैं, उनकी जो वरिष्ठता प्रभावित हुई है। तो निश्चित तौर पे ये समस्या को दूर किया जाना था। मतलब जो गलती को दिग्विजय सिंह की सरकार ने शुरू किया वो गलती को दोहराते गए या उस पर एक चादर बिछाते गए, सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। सुधार हुआ तो कब? 1998 में 2018 में। तो निश्चित तौर पे ये 1994 में अविस्मरणीय पंचायती राज की व्यवस्था में जो गड़बड़ियाँ खास करके जो शिक्षक के लिए लागू की गई पंचायती राज के तहत, उस गड़बड़ियाँ को समाप्त करने में हमको लगभग 26 साल लग गया और 2018 में उसका समापन हुआ। तो ये निश्चित तौर पे उस सरकार की विफलता कहिए या उस समय की परिस्थितियां कहिए, जो भी परिस्थितियां थी वो शिक्षाकर्मी के प्रतिकूल थी और शिक्षाकर्मी का एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो पूरे प्रदेश में आक्रोश बना। और हालांकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ये काम किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता में तथास्थित जो शिक्षक है कम वेतन में भी अच्छी सफलता दिलाया, लेकिन जिस आशा के साथ ये व्यवस्था लागू किया गया था उसका सही प्रभाव नहीं पड़ा और उसका परिणाम आम जनता के साथ साथ शिक्षकों को भी भुगतना पड़ा और इसका सुखद अंत 2018 में हुआ, जिसके लिए हम खुशी जाहिर करते हुए एक योजना या एक इसका समापन कराने में सफल हुए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। पुरानी पेंशन योजना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हालांकि कई विसंगतियां भी है, जैसे खासकर जिन संवर्गों का संविलियन हुआ है उन पर भी, लेकिन ओवरऑल आप इस योजना को किस नज़रिए से देख रहे हैं? जबकि दूसरे राज्य आज इस योजना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। जिस उम्र में नौकरी लगती है वो युवा वर्ग होती है, जिस उम्र में हम सेवा काल करते हैं वो हमारी युवा अवस्था होती है और जिस बुढ़ापे की अवस्था में अगर हमारी लाठी को ही छीन लिया जाए तो निश्चित तौर पे बहुत उसका बुरा प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर और जो सेवा करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी उसके ऊपर। तो पुरानी पेंशन की बहाली मैं तो ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और आज इस स्थिति में है कि उसमें कुछ दिक्कतें हैं जिसको हम 2018 से गणना करके जो हमारे जो 98 बैच वाले कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं उनको पदोन्नति पुरानी पेंशन से वंचित होना पड़ेगा। तो सरकार इस पर शिथिलता बरते और चूँकि हमारी एक महत्वपूर्ण जो बात है जो आज तक किसी ने नहीं कहा है, चूँकि हमारी कटौती 1 अप्रैल 2012 से हुई है, तो 1 अप्रैल 2012 से ही चूँकि हमको नियमित वेतनमान भी 13 में 6वां वेतनमान जब लागू किया गया तो निश्चित तौर पे हमारी जो सेवा की गणना है वो 1 अप्रैल 2012 से करनी चाहिए। परंतु चूँकि मेरी नियुक्ति 1998 में हुई है, 1998 में मेरी जो नियुक्ति आदेश में उसमें है व्याख्याता के पद विरुद्ध, तो मुझे 1998 या जो भी कर्मचारी है, चूँकि उस समय सेटअप जो था, चूँकि नियम के मामले में हमारे पास सब सबूत उपलब्ध है, शासन को सहृदयता दिखाना है कि 1998 में जब स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसा कोई सेटअप था ही नहीं, जब शिक्षाकर्मी का सेटअप था तो शिक्षाकर्मी के हैसियत से हमको काम करना है और किए हैं। तो हमारी गणना तो वास्तव में 1998 से ही किया जाना चाहिए, तभी हम पेंशन के हकदार होंगे। और अगर हमारी कटौती 2012 से शुरू करता है तो उनको, चूँकि हम अपील कर रहे हैं सरकार से कि वो 1998 से ही या जो व्यक्ति जिस सेवा काल में नौकरी की शुरुआत किया है नियुक्ति वर्ष से ही हमको पेंशन की पात्रता हासिल होनी चाहिए। अगर हमारी गणना अगर इस तिथि से नहीं किया जाता है तो हमारी पुरानी पेंशन में कई बाधाएं आएगी, जिसका निराकरण करने में सरकार नाकाम हो जाएगा और सरकार की छवि प्रभावित होगी। पुरानी पेंशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं जो अभी अपने राज्य में मिली है? एकदम पुरानी पेंशन निश्चित तौर पे जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए तो वरदान है, जो खास करके शिक्षाकर्मियों के लिए संशय की स्थिति है
शिक्षक जो आए हैं उनके लिए भी वरदान है, लेकिन जो 98 बैच 2005 बैच वाले जो शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 50,000 से अधिक है, वो निश्चित तौर पे जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार वंचित हो जाएंगे और उनको सरकार को शिथिलता बरतनी चाहिए। और इस शिथिलता को बरतने के लिए निश्चित तौर पे सभी संगठन मिल कर के हम काम करेंगे और उम्मीद है सरकार हमारी मांग को पूरा करेगा। मान लीजिए अभी आप राजनीति में आ गए हैं, काल्पनिक चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए अभी आप राजनीति में आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी ट्रेंड रहा है कि एक शिक्षक नेता राजनीति में आए हैं, यूनियन लीडर थे, राजनीति में आए हैं। आप समझिए राजनीति में आ गए हैं और कर्मचारियों की मांगे हैं, बहुत सी मांगे रहती है। अब कर्मचारी जाएगा अपने यूनियन लीडर के पास ही जाएगा, या कहीं न कहीं से संबंध निकालता है, वो यूनियन लीडर के पास जाता है, अपनी समस्या रखता है, और अन्य यूनियन लीडर जाते हैं कि वो अब नेता बन गया है उसके पास रखते हैं। तब की स्थिति में मान लो नवरंग गुरुजी बन जाते हैं, तो नवरंग गुरुजी क्या करेंगे? मेरी पृष्ठभूमि आम परिस्थिति से गुजरा है और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी मैं एक आम नागरिक की हैसियत से काम किया हूं। कभी अपने आप को मैं प्रदेश अध्यक्ष करके गर्व महसूस नहीं किया या ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरी प्रतिष्ठा को या छवि को धूमिल करे या मेरे संगठन को बदनामी मिले। चूँकि नेता का पद जो होता है वो आम जनता के बीच, उसमें अधिकारी भी शामिल होता है, कर्मचारी भी शामिल होता है और आम जनता भी शामिल होते हैं। अभी तक जो परिस्थितियां बनी हुई है, और निश्चित तौर पे मुझे एक जो आम शिक्षक है, आम कर्मचारी है, उनकी हर चीज़ पीड़ा मालूम है, उनका दर्द से मैं चूँकि अपने ऊपर भी मेरे ऊपर लागू हो चुका है, तो निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं होगी कि मैं इनसे कट जाऊंगा या इससे हट जाऊंगा। मैं आम नागरिक की हैसियत से आज भी एक शिक्षक नेता के रूप में कार्य कर रहा हूं, एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूं, एक पालक के रूप में काम कर रहा हूं, एक समाज सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से मैं ऐसा परिस्थिति निर्मित नहीं होगा जिससे आम जनता या मेरे कर्मचारी अधिकारी मुझसे दूर चला जाए। सर, ऐसा देखा गया है कि बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे पदोन्नति में आ रही समस्याएं हों, चाहे विभागीय समस्याएं हो, चाहे किसी के वेतन में समस्याएं आ रही हो, किसी के और अन्य चीज़ों की समस्याएं आ रही, छोटी छोटी समस्याएं रहती है। अगर कायदे से उन समस्याओं का समाधान किया जाए तो वो कागज़ों में ही, टेबलों में ही घूम जाती है, लेकिन वो समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे आपका एनपीएस, अगर आपका एनपीएस ही मान लीजिए 2012 के पहले या 2004 के बाद जो ये एनपीएस व्यवस्था लागू हुई, उस समय से कटना शुरू हो गया रहता, तो आज ये स्थिति नहीं आती कि उनका भी पैसा जमा रहता, सरकार का भी पैसा जमा रहता, पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं जाती। तो ऐसा नहीं लगता कि अब तक जो इस क्षेत्र में राजनेता आए हैं या जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं, वो लोग इन छोटी छोटी समस्याओं को समझ नहीं सकते या अक्सर उन समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते? ऐसी परिस्थिति तो आती है निश्चित तौर पे। जो आम कर्मचारी है उनका बहुत छोटी छोटी समस्या आती है सेवा से संबंधित। तो सेवा से संबंधित जो समस्याओं का जो निराकरण अगर तकनीकी दिक्कत के साथ, अगर एक साक्ष्य के साथ और एक निश्चित समयावधि के तहत, चूँकि सूचना का अधिकार लग चुका है, आरटीई के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत काम कर चुके हैं, तो आम शिक्षक से मैं अपील करता हूं कि या जो कर्मचारी है उनसे भी अपील करता हूं कि उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। छोटी छोटी समस्या ऐसी निजात मिल जाएगी। लेकिन एक कर्मचारी नेता की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे ये समस्याओं को समाधान करने में जो लाल फीताशाही जिसको अपन कहते हैं, लाल फीताशाही का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों पर या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निश्चित तौर पे हमारा संगठन आगे काम किया है और हर परिस्थिति में, चाहे पदोन्नति हो, चाहे नियम बनाने में हो, चाहे जैसे मुझे एक सुकून बड़ा अच्छा मिलता है कि दिवंगत कर्मचारी जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए तरस रहे थे, उस परिस्थिति में हमने तत्कालीन जो एसीएस था M.K. राव साहब, उनसे मिल करके हमने कहा कि पंचायत सचिव बना दीजिए। तो वो पंचायत सचिव बना करके लगभग 156 लोगों को आज पंचायत सचिव बनाया है। तो ऐसी कार्य करने में हमको बहुत खुशी होती है और सरकार को साक्ष्य के साथ अगर प्रस्तुत हर चीज़ कर दिया जाए तो ये परिस्थिति निर्मित नहीं होगी और आम आदमी का जो छोटी छोटी मांग है वो आपका स्वतः निराकरण हो जाएगा। लेकिन आज भी तो बहुत से करीब 900 से अधिक पंचायत कर्मियों की बेवाएँ जो है या उनके परिजन हैं, वो आज उन नौकरी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल
ये मूल रूप से जो आंदोलन की जो रूपरेखा या जो मृत जो शिक्षक के जो परिवार है, वो एक सरकार और हमारे शिक्षकों के बीच में या शिक्षक परिवार के बीच में संवादहीनता है और संविधानहीनता के कारण ये परिस्थिति निर्मित हुई है। अभी हम मुंगेली जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास हुआ था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा था कि भाई आप हमको पंचायत विभाग के कर्मचारी मानते हैं, पंचायत विभाग के शिक्षक मानते हैं, तो पंचायत विभाग के ही जितने भी जनपद पंचायत है, नगर पंचायत है या जिला पंचायत है, 935 टोटल शिक्षक के आश्रित परिवार जो वंचित है, अगर एक एक जनपद या एक एक जिला पंचायत या एक एक नगर पंचायत में अगर 2-2 3-3 को तृतीय या चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी से लेकर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद में अगर अनुकंपा दे दी जाती है तो समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा मैंने उनसे मांग किया था और उन्होंने विचार करने का मुझे आश्वासन दिया था। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि पंचायत विभाग में अगर हमारी नियुक्ति होती है तो यह अनुकंपा वाला प्रकरण भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अनुकंपा वालों के लिए आपने एक अच्छा सुझाव दिया। हाँ, सुझाव दिया था मैं, एक अच्छा सुझाव, और सरकार इस बात को माना भी था। चूँकि 2016 में M.K. राव साहब ने ऐसा कर चुका है, तो निश्चित तौर पे ऐसे कार्य करने में सरकार को कोई बाधा या कोई विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चलते हैं सवालों के इस अंतिम दौर पर। सवाल तो ऐसे ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि आप 1998 से अभी तक शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, शिक्षक राजनीति से जुड़े हुए हैं, अधिकारी कर्मचारियों की राजनीति से जुड़े हुए हैं। आरक्षण को लेकर आप क्या रखते हैं, क्योंकि आप आरक्षित वर्ग की सियासत करते हैं, आप आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरक्षण को लेकर अभी आप क्या सोच रहे हैं? मूलतः मेरी एक विचारधारा निश्चित तौर पे एक राष्ट्रीय दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरी जो पालन पोषण और मैं जो जब से सर्विस में आया तो निश्चित तौर पे मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत सम्मान के साथ उनके पालन करता हूं। उनके अधिकार और सम्मान के तहत जो संविधान में उल्लेखित प्रावधान है उसको लागू कराने के लिए, चूँकि मेरे ऊपर यह आरोप लगता है कि एक वर्ग विशेष को लेता है, लेकिन जब भी संवैधानिक हक की बात आती है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो पदोन्नति हो, चाहे सेवा शर्त हो, तो जो संवैधानिक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत अगर एक आधिकारिक रूप से मैं अगर संघर्ष करता हूं तो निश्चित तौर पे जो पीड़ित वर्ग है, जो आरक्षित वर्ग है, उनको सही सम्मान नहीं मिलता। अगर इसका मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि 2021 जून 2017 का जब बस्तर में जो पदोन्नति सूची जारी हुई तो 2005 वाले जो आरक्षित वर्ग के जो शिक्षक थे उनकी पदोन्नति नहीं हुई, 2010 वाले जो ट्रांसफ़र से आए हुए शिक्षक थे उनका पदोन्नति हुआ। तो ये पीड़ादायक है। तो ऐसे अधिकार के लिए अगर मैं संघर्ष करता हूं तो मेरे ऊपर जातिवादी का आरोप लगा देते हैं, चूँकि एक संवैधानिक व्यवस्था है। और आज तक के अगर सरकार आरक्षण के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया, अगर भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधान के तहत अगर सभी अनुच्छेद और सभी नियमों का पालन कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि SC ST OBC को किसी प्रकार के आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस पालन करने के लिए, उस नियमों को व्याख्या करने के लिए जो कर्मचारी, जो अधिकारी होता है, जो उच्च पदों पर होता है, वो व्यवधान डालता है, जिसके कारण कोई न कोई वर्ग को सामने आना पड़ता है। तो मैं इसी उद्देश्य के साथ जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत संवैधानिक अधिकार के लिए, हक के लिए जो लड़ाई लड़ता है, तो उसमें मुझे किसी प्रकार की घबराहट या किसी प्रकार का अपना अपमान या किसी प्रकार का जो आरोप लगता है उसके मैं किसी प्रकार का नहीं घबराता हूं, और ऐसे काम करने पर मुझे गर्व महसूस होता है। नौरंग गुरु जी अब इस साल चुनावी समर में बहेंगे कि नहीं बहेंगे? ये आपका सम्मान, ससम्मान, आपका सोच का मैं सम्मान करता हूँ। ये समय बताएगा, आने वाले दिन बताएगा, और इसके लिए 4 महीना का समय है। 4 महीना के भीतर में ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर आम लोग या आम शिक्षक या आम मेरे कर्मचारी अगर ऐसा मेरे काबिल समझते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी मुलाकात 4 महीने के बाद एक अच्छे रूप में भी हो सकती है। और अगर हमको सम्मान नहीं मिला तो निश्चित तौर पे मैं एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में आपके बीच सदा उपस्थित रहूँगा। बाबा साहब का आपके जीवन पर कितना असर है? बाबा साहब की कोई एक ऐसी बात बताओ जो आपको हमेशा याद दिलाती है बिल्कुल और प्रेरणा देती है। बाबा साहब का एक ही प्रेरणा है कि अपना दीपक स्वयं बनो, अत दीपो भवा, जो उन्होंने उल्लेख किया है,
तो निश्चित तौर पे ये बुद्ध का प्रताप, बुद्ध की देन है, गौतम बुद्ध जो है उनकी देन है। लेकिन बाबा साहब का जो श्रम था, बाबा साहब ने जिस तरह से समाज के लिए काम किया, पीड़ित समाज, महिला समाज, चूँकि उसके लिए एक आरक्षित वर्ग की वो ठप्पा लगा दी जाती है, लेकिन उन्होंने मज़दूरों के लिए, देश के मज़दूरों के लिए, देश के महिलाओं के लिए, देश के बुज़ुर्गों के लिए, देश की हर योजनाओं के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टि में काम किया है। और उस दृष्टि में मैं उनका लेख पढ़ करके निश्चित तौर पे मेरे शुरुआत से ही मैं उनका प्रभाव रहा। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था या मूल जो भावना थी, अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो निश्चित तौर पे अगर कोई व्यक्ति अपने दीपक स्वयं बन जाता है तो कोई भी बड़ी से बड़ी बाधाएं को दूर कर सकता है। तो ये है कृष्ण कुमार नवरंग गुरु जी, जिन्होंने अपनी शिक्षा की यात्रा बताई, यहाँ कहाँ से नौकरी शुरू की और कहाँ तक पहुँचे। आज नवरंग गुरु जी के नाम से ये फेमस हो चुके हैं। मुंगेली ज़िले से आते हैं, चुनावी सभा में भी कूद सकते हैं। और मुंगेली ज़िला पुन्नूलाल मोहले जी का किला है और मुंगेली विधानसभा वो किला है जिसे कोई भेद नहीं पाया है। अभी तो वक्त बताएगा कि ये राजनीति में आते हैं या नहीं आते, और आते हैं तो उस अभेद किले को भेद पाते हैं या नहीं पाते हैं। शिक्षक नेता है, लंबा संघर्ष किया है, अच्छा खासा अनुभव है, और इन्होंने अपने अनुभव आज हमारे साथ साझा किए हैं। इनके अनुभव से हमको एक प्रेरणा भी मिली आज कि अपना दीपक आप खुद बनो। बाबा साहब ने ये कहा है और वास्तविकता में ऐसे ही है कि अपना दीपक अगर खुद बने तो कितनी भी तेज हवाएं चले, कितनी भी आंधी चले, उस दीपक को बुझा नहीं सकती। आज बाबा साहब के नाम का दीपक जल रहा है। जब तक ये देश रहेगा, ये संविधान रहेगा, उस दीपक को शायद ही कोई बुझा पाएगा। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।